आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, चलिए। सेकंड चैप्टर है आपका गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर और लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर और लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण। दोनों ध्यान रखेंगे, अक्षर किसे और वर्ण किसे कहा जाता है। जो मौखिक रूप है वो अक्षर है और लिखित रूप है वो वर्ण कहा जाता है। कहने को देखिए, आपको लग रहा है कि छोटा मतलब ऐसे ही है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, माइनर से चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम अब तो आपके लघु और अति लघु दोनों ही हैं। ठीक है, लघु में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन ना अति लघु में कर सकते हैं और ना बहुविकल्प है। और आने वाली परीक्षाएं भी कैसी होंगी? आपकी वस्तुनिष्ठ होंगी। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होगा? टू द पॉइंट बात होनी है। ठीक है, तो उसमें हमें ये छोटी छोटी ही बातों का ध्यान रखना है कि मौखिक रूप क्या होता है? अक्षर होता है। और लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सार्वधिक महत्वपूर्ण। पहले शुद्ध उच्चारण पढ़ रहे हैं, तो भाषा के व्यवहार में जब हम भाषा को बोलते हैं तो उसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो क्या होता है? उसका महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। कि मीन्स जैसा बच्चा बोलता है वो लिखता भी वैसे ही है। ठीक है, हिंदी में प्राय उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। ठीक है, हिंदी ध्वन्यात्मक, ठीक है, ध्वन्यात्मक ध्वनि वाली भाषा है, इस कारण जो भी हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे सीधा हमारे लेखन को प्रभावित करेगा। अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए आगे। गद्य व पद्य के अंशों को हाव भाव, लय व गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। कि पद्य, ठीक है, कि जैसे बच्चों को क्या हम पोएम कराएंगे, है ना, तो उसको किस तरह से कराना है, उसका हाव भाव भी बताएं, लय भी बताएं और गति के साथ, और किस बात का ध्यान रखें? शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखें। शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने और बोलने का अभ्यास कराना। जो बोल रहे हैं अब क्या कराना है हमें? उससे बच्चों को भी बोलने का अभ्यास कराना है। थर्ड देखिए, शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। बच्चों को भावनाकुल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण और अंक संचालन की कला का अभ्यास करना। भावानुकूल जैसे मतलब जो भी हमारा भाव बन रहा है, ठीक है, स्नेह का, प्रेम का, ठीक है, तो मतलब उसमें जो हमारे भाव होंगे ये जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो मतलब उतार चढ़ाव जो रखते हैं। जैसे कि हम वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ हमें अपने इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना, शुद्ध उच्चारण का भी ध्यान रखना पड़ता है और उतार चढ़ाव, ठीक है, कि कहाँ हमें किस सेंटेंस पर ज़्यादा बल देना है, और हम स्लोगन भी डालते हैं बीच बीच में, तो उन्हें कैसे हमें सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो इनका भी इसका ध्यान हमें बच्चों को भाषा का प्रयोग करते हुए समझाना होगा। स्वर निर्माण करना और अंग संचालन, ठीक है, क्या कहते हैं? काइनेसिस, ठीक है, अंग संचालन का भी ध्यान रखेंगे। उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना, ठीक है। अब देखिए, किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्वता होती है। किसी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण
भाषा की परिनिष्ठित रूप को प्रकट करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं वो कि भाषा कैसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जब हम अपने विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से होठों पर लाते हैं तभी वह भावों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा बनती है। क्या कह रहा है कि जो ये परिभाषा इसने कहा है कि जब हम अपने जो विचार हैं उनको बोलते हैं, मतलब ध्वनि जब हम उसे मौखिक रूप से बोलते हैं या होठों पर लाते हैं तभी वह भावों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाती है। और यही क्या होती है, यही भाषा कहलाती है। भाषा में विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है, हमारा उच्चारण होता है। इस प्रकार उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है। ठीक है, उच्चारण में ही, क्योंकि अगर ये सशक्त नहीं होगा, हमारा उच्चारण ही सशक्त नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्या रह जाएगी, अपूर्ण रह जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। इसके द्वारा किसी भी बात का उतार चढ़ाव, लय, सुर आदि द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि कथन का भाव स्पष्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य केवल उच्चारण के ढंग में परिवर्तन होने के कारण अलग अलग अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, कभी कभी मतलब जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा कहने का तात्पर्य कुछ होता है, लेकिन जो कहने का ढंग हमारा ऐसा होता है कि सामने वाला जो होता है वो किसी और वे में एक्सेप्ट करता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण भी दिया हुआ है, कल तुम्हें बनारस जाना है, या कल तुम्हें बनारस जाना है, कि एक बात में वो क्या है, क्वेश्चन उसमें वे में पूछ रहा है कि कल तुम्हें बनारस जाना है, या एक में वो बता रहा है कि कल तुम्हें भी बनारस जाना है। ठीक है, तो दोनों में ही क्या है, अगर जो हमारा भाव था उसमें परिवर्तन होने के कारण एक क्वेश्चन मार्क ने उसका पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया। देखिए, पहला जो वाक्य था वो क्या था, आदेश वाला है कि भाई कल तुम्हें बनारस जाना है, और दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक, इसीलिए तो आपको विराम चिन्हों का ज्ञान कराया गया है ना, कि बच्चा जब विराम चिन्हों जब आप जानते हैं तो आप बच्चों को बताएंगे, और बच्चे क्या होंगे, जब विराम चिन्हों को जानने लगेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो उनका कहने का ढंग है वो सही होगा। वास्तव में मनुष्य के मुख से निकले हुए सार्थक वर्णों के संयोग से बने शब्दों का उच्चारण जो दूसरे मनुष्य को सुनाई दे उसे उच्चारण माना जाता है। क्या, सार्थक। ठीक है, सार्थक वर्णों का संयोग, असार्थक नहीं, जो सार्थक हैं। ठीक है, तो सार्थक वर्णों के संयोग से जो बने शब्दों का उच्चारण है, और जो दूसरे को सुनाई भी दे रहा है, मन में चल रहा है वो नहीं, जो दूसरे को सुनाई भी दे रहा है, वही क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य मानक उच्चारण से है। उच्चारण में भिन्नता क्षेत्रीय भिन्नता के कारण होती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारी उच्चारण में कि जो एक उच्चारण, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम इधर वाले क्षेत्र में अलग तरीके से करते हैं, और जो दूसरे क्षेत्र में जाकर, अब यूपी के ही क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो क्या होगा, वही उच्चारण क्या होगा, भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार भाषा का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उसमें उच्चारण भिन्नता की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। उच्चारण शिक्षण के संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि उच्चारण शिक्षण के समय मात्र ध्वनियों और वर्णों पर ही ध्यान न देकर शब्द और वाक्य स्तर पर शुद्ध उच्चारण के विषय में
छात्रों को ध्यान आकर्षित कराया जाए। वही जो आपका थोड़ा सा इसमें वही संश्लेषण और विश्लेषण विधि वाला है कि बच्चे को ये नहीं है कि वर्णमाला ही आती है, उसको क्या कराना है, वर्णमाला से बने जो शब्द हैं उनका उच्चारण कैसे करना है। या पहले क्या बताया था उन्होंने कि पहले विश्लेषण विधि में क्या बताया था कि बच्चे को पहले वर्णों का ज्ञान ना कराकर पूरे एक वाक्य का ज्ञान कराया जाए, है ना, पूरे एक वाक्य का ज्ञान कराया जाए, जिससे क्या होगा, बच्चा जब पूरा वाक्य होगा और जो उसका प्रथम शब्द है ना, उस पर अगर हम ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे उसको, मतलब ज़्यादा दबाव देकर बोलेंगे तो बच्चा उस अक्षर को खुद ही जानने लगेगा, है ना। जैसे कि अनार है ना, पूरा कंसेप्ट है कि हम बच्चे को पूरा अनार बता रहे हैं और फिर अनार, ठीक है, तो उसको अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों का ज्ञान स्वयं ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉट, ये छोड़िए, आगे देखिए आप, ये आता है उच्चारण दोष के कारण और हिंदी भाषा में उच्चारण दोष के मतलब कारण क्या है ये बताना है। देखिए अब क्या आएगा, कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए सबसे पहला, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। ठीक है, पहला आता है छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण और उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है। जैसे श, ज, स, म, री, र में ई, आई तथा ब और भा में कोई भेद नहीं समझते। ठीक है, जैसे स है और श, इन दोनों में उन्हें कोई कि किस तरह से उसका कौन से स और श का उच्चारण कैसे करना है नहीं पता होता। ठीक है, या फिर क्या है, र और री, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो उच्चारण होते हैं इनका ना तो उन्हें उच्चारण स्थान पता होता है और ना ही इनको पता होता है कि इनका उच्चारण कैसे करना है। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों का सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला दोष के कारण क्या है कि हिंदी ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। दूसरा आता है आपका उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। ठीक है, छात्रों को उच्चारण तत्वों जैसे ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति, विराम, मतलब कि उसे विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, लय का ज्ञान नहीं है, स्वराघात है ना, इसका पता नहीं है, ध्वनि कैसे, कौन से शब्द की ध्वनि कैसे निकलनी है वो पता नहीं है, तो क्या होगा, वो बच्चा क्या करेगा, इससे बच्चा क्या होगा, अशुद्ध उच्चारण करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे 99 को क्या बोलते हैं, 99, 43, 43 या 43 बोलने की गलतियाँ करते हैं। ठीक है, फिर दोनों क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका शारीरिक विकार। इसे तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा कि कुछ छात्र शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों मतलब कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जिससे वो क्या करते हैं, शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे अति वृद्ध व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति। ठीक, ये होता है आपका शारीरिक विकार। फिर आता है परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान ना देना। ठीक है, तो ये तो कहते ही हैं कि परिवार जो होता है प्रथम पाठशाला होता है। ठीक, तो उच्चारण दोष का अन्य कारण परिवार के लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना भी है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, यदि उसका सदस्य अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुकरण करके ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करना ही सीखेगा। साथ ही अशिक्षित माता पिता बच्चों के उच्चारण के प्रति विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे वे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे पहुँचाना, चहुपाना, पहुँचाना, चहुपाना। ठीक है, तो बच्चे के असर करेंगे, चहुपाना, चहुपाना। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने देखा भी है, मिल गया, है ना, मिल गया, ये तो मैंने बहुत देखा भी है ना। मिल गया आपका पूरा सेंटेंस है। क्या बोलते हैं, अगर पेरेंट्स बोलते हैं मिल गा, है ना, वो या कहा जाते हैं,
तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी मिलगा मिलगा ही बोलेगा। ठीक, फिर होता है आपका बलाघात से परिचित होना, स्वराघात या बलाघात। देखिए बलाघात, हिंदी के वाक्य की संरचना के समय बलाघात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बलाघात होता है कि किसी एक विशेष शब्द पर जोर देकर बोलना। जैसे राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर बल देना पर राम दंडनीय है होता है, कि मतलब पता चलना है ना, राम पर बल दिया जा रहा है कि राम ने तुमको मारा है। तो तुमको पर बल देने पर ज्ञात, अगर हम तुमको पर बल दे देंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है, और अगर राम पर देंगे तो क्या होगा, राम पर ध्यान जाएगा। तो तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मार दिया, इस तरह अर्थभेद हो जाता है। ठीक है, मतलब वही कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राम ने तुमको मारा तो हो सकता है हम किस वे में सोच रहे हो कि भाई किस वे में कि क्यों मारा। ठीक है, राम ने तुमको मारा तो क्यों मारा। और दूसरे सेंटेंस में कि दूसरे उसमें क्या तात्पर्य हो रहा है कि तुमको पर अगर बल देते हैं कि दूसरे अर्थ में क्या सेंस निकलता है कि भाई तुम तो बलशाली हो, तुमको कैसे मार दिया, वही प्रश्नवाचक है ना, या ऐसे ही सिंपली वे में हमने पूछ लिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है गति का ज्ञान ना होना। ठीक है, गति का ज्ञान ना होना, छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्र, समाधिक्य, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है। ठीक है, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं और कभी उसी को कैसे करने लगते हैं, तेज गति से करने लगते हैं। ठीक, जैसे क्या है, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो, उपयुक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में भिन्नता स्पष्ट है। इसके कहने का लहजे पर निर्भर करता है। पहले में मारो मत बोलने में थोड़ा रुकने और फिर छोड़ने वाले बोलने का अर्थ निकलता है कि कोई किसी से कहता है कि उसे मत मारो, बेचारे को छोड़ दो। ठीक है, दूसरे में क्या करता है कि उसे अवश्य मारो, उसे छोड़ो मत। ठीक है, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। देखिए एक मिनट रुकिए, है ना, देखिए इसमें किससे, जो हमारा ये कॉमा लगा हुआ है ना, विराम चिन्ह में आता है ना। ठीक है, तो उसमें मारो मत के बाद छोड़ दो कि उसे मारो मत, और दूसरे में अगर हमने मारो के बाद लगा दिया तो क्या है, मारो उसे मत छोड़ो। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से जो उसका उच्चारण है, मतलब गति का ध्यान रखना है कि अगर हमने मतलब बच्चे को गति का ध्यान रखते हुए उसको उच्चारण कराना है। अब आता है आपका उच्चारण संबंधी, जो हमने अब ये दोष हैं, उच्चारण संबंधी दोष हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे ना, है ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए सीधा सीधा हो जाएगा कि जो हिंदी ध्वनियाँ उनका उच्चारण है उनका ज्ञान कराया जाए। ठीक है, उच्चारण तत्वों का जो ज्ञान का अभाव है उसे पूर्ण कराया जाए। अगर उसके शारीरिक विकार है उनको हम दूर कर सकते हैं तो उनको दूर किया जाए, मतलब डॉक्टर वगैरह से परामर्श लिया जाए। परिवार में ध्यान दिया जाए, उनके शुद्ध उच्चारण पर बलाघात से परिचित कराया जाए और उन्हें गति का ध्यान कराया जाए। अब देखिए देख लेते हैं इसमें भी, वैसे इसका उल्टा भी कर देंगे आप जो हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण हो सकता है। और इन्होंने किस तरह से समझाया हुआ है वैसे कि जो शब्द है ना, जो जिन्हें बोलने में हम गलतियां करते हैं तो उनको कैसे, जैसे ई और ई होती है ना, बड़ी छोटी होती है, उसे लगाने में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, है ना। तो इसलिए इनका भी इनको भी समझाया गया। जैसे ई को दीर्घ और आई को आई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, अतः हर्ष ई का उच्चारण वही दीर्घ, और किस चीज़ का ध्यान रखना है, हर्ष कि हर्ष स्वर 4 थे ना जिन्हें बोलने में
कम समय लगता है, और जो दीर्घ तेज जिन्हें उनसे दुगना समय लगता है। तो इनको बोलते समय इनका ध्यान, या उच्चारण करते समय या लेखन करते समय इनका बच्चे से अभ्यास कराया जाए। ठीक है, ये भी देख लीजिए उ अव को बोलने का दोष। ठीक है, ए को आय की भांति उच्चारण करते हैं, जैसे पैसे को पैसा, है ना। अतः जो अ है पैसा, है ना, बोलते कैसे हैं, या पैसा। तो इसका इस तरह से इसका अभ्यास करा जाए। छ को चच या क्ष को छ के रूप में उच्चारण पाई जाती है। इनका उच्चारण छात्रों को, मतलब जितने भी आपके वर्णमाला के शब्द हैं, सॉरी वर्णमाला के वर्ण हैं, उनको क्या कराना है, उनका शुद्ध उच्चारण। ट और ठा का, ड और ढा का, ठीक है, ण और ण का, व और ब का, स श स का। ठीक है, इनका हमें किस तरीके से शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप जितना भी ये था मैंने पहले बताया था, इसका भी दोष दूर करने के लिए ही उपाय भी करेंगे तो भी वो सही है, और कुछ ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।